प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 8 भारत में राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक संगठनों की स्थापना इतिहास का पार्ट हम समझाने जा रहे हैं। इससे पहले आपको एक पार्ट इसका डाला जा चुका है जिसमें हमने राष्ट्रीय जागृति का किस कारण से राष्ट्रीय जागृति आई देश में और राजनीतिक संगठन किस प्रकार से निर्मित हुए, उसी के बारे में हम आगे भी बताने आपको जा रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद में 1857 की जब क्रांति हुई उसके पश्चात में भारतीयों के मन में भारतीयों को समझ में आ गया कि अंग्रेज उनका हितैषी नहीं है, अर्थात उन्हें अपने लड़ाई स्वयं लड़ना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने विविध प्रकार के कार्यक्रम आयोजन किए, विविध प्रकार के राजनीतिक संगठन बनाए और राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न की। देखिए, प्रजातीय भेदभाव की नीति की वजह से भी भारतीयों को समझ में आ गया कि अंग्रेज लोग हम लोगों से जाति भेदभाव करते हैं और वे हमें निम्न समझते हैं। तो यह प्रजाति भेदभाव की नीति, अंग्रेज भारतीयों के प्रति प्रजाति भेदभाव यानी जाति अहंकार की भावना से ग्रसित होकर अन्य जातियों को निम्न समझने की नीति अपनाते थे। वे भारतीयों को घृणा और संदेह की दृष्टि से देखते थे। प्रतिभाशाली शिक्षित भारतीयों को उच्च सरकारी पदों के योग्य नहीं समझा जाता था। प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने वाले भारतीयों पर किसी न किसी प्रकार का दोष लगाकर उन्हें नौकरी पाने के अधिकार से वंचित रख दिया जाता था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष जैसे व्यक्ति ब्रिटिश सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति के शिकार हुए। इस प्रकार से प्रजाति भेदभाव की नीति अपनाते थे अंग्रेज लोग भारतीयों के प्रति, और प्रजाति भेदभाव के ही कारण इल्बर्ट बिल लाया गया था। वायसराय लॉर्ड रिपन ने जाति भेदभाव को दूर करने के लिए एक कानून बनाने का प्रयास किया। इसे विधि सदस्य इल्बर्ट ने तैयार किया था, अतः इसे इल्बर्ट बिल कहा जाता है। इसके द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेट और सेशन जज को भी फौजदारी मुकदमे में यूरोपीय लोगों की सुनवाई का अधिकार दिया जाना था। जो ये बिल था इसमें यूरोपीय लोगों को भी सुनवाई का, भारतीय जो मुकदमे हैं उसमें यूरोपीय लोगों को सुनवाई का अधिकार दिया जाना था। भारतीय न्यायालयों को यूरोपीय अपराधियों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। इस भेदभाव को दूर करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया। भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इल्बर्ट बिल का संगठित होकर के विरोध किया और उसे काला कानून माना। अंततः ब्रिटिश सरकार को इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा और भारतीयों के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इल्बर्ट बिल का अंग्रेजों द्वारा विरोध प्रजाति भेदभाव को उजागर करता है। तो ये था इल्बर्ट बिल। ये क्वेश्चन में आता है कि इल्बर्ट बिल, भारत में बसने वाले यूरोपियों ने इल्बर्ट बिल का विरोध क्यों किया, और ये क्वेश्चन IMP क्वेश्चन है, इसे आपको तैयार भी करना अच्छे से। फिर इसी प्रकार से हम देखते हैं वायसराय लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी प्रजाति भेदभाव की नीति। तो क्वेश्चन में कभी आया कि प्रतिक्रियावादी नीति किसकी थी, तो वायसराय लॉर्ड लिटन की। और इल्बर्ट बिल के समय कौन वायसराय थे, तो इल्बर्ट बिल के समय वायसराय लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति अर्थात भारत विरोधी नीति 4 वर्षों तक 1846 से 1880 तक चली। इस काल में उसने आयातित ब्रिटिश कपड़े पर से शुल्क हटाए देश में भयंकर अकाल में पीड़ितों को राहत देने के स्थान पर इंग्लैंड की महारानी के सम्मान में दरबार का आयोजन किया जा रहा था। जब भारत में भयंकर अकाल था, उस समय भारतीयों की मदद करने के जगह पर महारानी के स्वागत की तैयारियां हो रही थी और पैसा महारानी के स्वागत के लिए खर्च किया जा रहा था। भारतीयों के हथियार रखने पर लाइसेंस फीस लगा दी गई थी और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किया जा रहा था। इस प्रकार भारत में राष्ट्रीय जागरण और विकास के लिए प्रेरणा सर्वप्रथम धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने
की और देशभक्ति और स्वामी भक्ति का बीज जिन्हीं आंदोलनों ने बोया। आर्थिक, राजनीतिक और अन्य कारणों से इसे और बढ़ावा मिला। उसी प्रकार देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व और स्थापित राजनीतिक संगठन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जब हुई उसके पहले क्या क्या कार्यक्रम हुए देखिए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियां आरंभ हुई। शिक्षित भारतीय भारत के राजनीतिक व आर्थिक दास्तान से अनभिज्ञ न थे। इसी वर्ग ने संगठित राजनीतिक गतिविधि को आरंभ कर दिया। इसका उद्देश्य भारत में प्रतिनिधि सभाओं की स्थापना, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आर्थिक शोषण की समाप्ति के लिए प्रयास किया। ये गतिविधियां स्वतंत्रता की मांग में परिवर्तित हो गई। इस राजनीतिक गतिविधि बंगाल, मुंबई, मद्रास में आरंभ हुई और वहां अंग्रेज ने सर्वप्रथम अपना प्रभाव स्थापित किया और 1857 ईस्वी के पश्चात राजनीतिक चेतना के स्वर तीव्र हुए और वे राजनीतिक संगठन स्थापित हुए। तो कौन कौन से राजनीतिक संगठन स्थापित हुए थे देखिए। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1876 में। महाजन और मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885। इन संगठनों ने स्थानीय मांग के साथ साथ राष्ट्रीय मांग को जोरदार वकालत की। इस समय तक ऐसी किसी संस्था की स्थापना नहीं हुई थी जो अखिल भारतीय स्तर के पर गठित हो। यह आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए 1883 में इंडियन एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कलकत्ता में बुलवाया था। तो 1883 ईस्वी का इंडियन एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ बुलवाया था? तो कलकत्ता में। और किसने बुलवाया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। कितने व्यक्तियों ने भाग लिया था? तो 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 1885 में पुनः कलकत्ता में हुआ। भारत राष्ट्रीय संगठन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उपरोक्त सभी संगठनों का उद्देश्य जनता को एक मंच प्रदान करना था। सभी यानी जनता को एकत्रित करना, एक ग्रुप बनाना, यही एक कारण था जिससे जनहित की सामूहिक समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। यद्यपि ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय राजनीतिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत की गई मांग की उपेक्षा की, परंतु राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने भारतीयों की मांग को जोरदार तरीके से उठाया। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे आनंद बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1885 तक इसकी 60 शाखाएं स्थापित हो चुकी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देखिए। 1870 से 80 तक भारतीय जनता राजनीतिक रूप से जागरूक हो चुकी थी और 1885 ईस्वी तक एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई और एक मंच तैयार हो चुका था। इस अखिल भारतीय संस्था को निश्चित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. हुफ को जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. हुम थे। हुम उदारवादी व्यक्ति थे। हुम ऐसे राजनीतिक संगठन की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे जो शासन और शासित वर्ग के बीच की जो खाई है उसे समाप्त कर दे और हुम जनता की हिंसा और विद्रोह के मार्ग के स्थान पर वैधानिक राजनीति के मार्ग पर ले जाना चाहते थे। हुम के प्रयत्न से इंडियन नेशनल यूनियन नामक संस्था का जन्म हुआ। हुम ने वायसराय लॉर्ड डफरिन से सहमति प्राप्त करने के पश्चात यह तय किया कि 25 से 31 दिसंबर तक 1885 में पूना में इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक होगी। यह सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय जागृति, राष्ट्रीय प्रगति के लिए कार्य करने वाले सभी लोगों में आपसी परिचय करना और राजनीतिक कार्यक्रम पुनः निश्चित करना था। इंडियन नेशनल यूनियन का सम्मेलन पूना में होना तय हुआ, लेकिन कुछ अंतिम क्षणों में यह स्थान परिवर्तित होकर के मुंबई हो गया। सम्मेलन 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। तो जो इंडियन नेशनल यूनियन का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था और 28 दिसंबर 1885 को किस कॉलेज में हुआ? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इंडियन नेशनल कॉलेज किया, इसका नाम इंडियन नेशनल कॉलेज किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में इस सम्मेलन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए और इसके 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे और इसके जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष व्योमेश बनर्जी बने थे। देखिए हम न्यूटाइप वाले क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूटाइप में
वायसराय लॉर्ड लिटन की नीति कौन सी थी? तो प्रतिक्रियावादी नीति थी। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? सन 1870 में हुई थी। इंडियन लीग की स्थापना 1885, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना तो 1884 में हुई। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। कांग्रेस के संस्थापक एवं हुक थे। कांग्रेस के अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी थे। इस प्रकार से हमने कांग्रेस की स्थापना और कुछ क्वेश्चन और कुछ न्यू टाइप वाले क्वेश्चन हमने तैयार किए। आप इसको उत्तर पुस्तिका में नोट कर लीजिए। और अगले पार्ट में हम जो कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताएंगे, क्यों कांग्रेस की स्थापना हुई, और फिर भारत में राष्ट्रवाद का विकास, उदारवाद और उग्रवाद का विकास किस प्रकार से हुआ, अगले वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार वीडियो प्राप्त करते रहें।